नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और आज के बड़े टॉपिक पे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। मोदी जी ने आज अपने भक्त पत्रकारों का सपना तोड़ दिया है शिव जी। आमतौर पर लोग उनकी आलोचना करते हैं, गाली देते हैं कि भैया भक्त हो गए, भक्त हो गए, भक्त हो गए। लेकिन आज मैं उन पत्रकारों के दुख में शरीक हूं और मैं भी उनकी आवाज में आवाज बुलंद करके कहता हूं। कुछ दिन पहले देखा होगा, बंगाल गए थे तो वो रिपोर्टर की तरह वॉक थ्रू करते हुए नजर आ रहे थे शिव जी, बता रहे थे कि मेरे पीछे कितनी भीड़ है। हम्म। वो इंटरव्यू उन्होंने ऐतिहासिक इंटरव्यू अक्षय कुमार को दिया था। फिर एक और इंटरव्यू फिल्मी जगत से जुड़े लोगों को दिया था। प्रसार भारती, मैं बता देता हूं, प्रसार भारती हमारे और आपके टैक्स से चलता है। उसके अंदर दूरदर्शन के चैनल आते हैं तमाम, आकाशवाणी यानी ऑल जो आता है। प्रसार भारती का गठन जो किया गया था शिव जी, वो इसलिए किया गया था कि इस सरकारी ब्रॉडकास्टर स्वतंत्र हो सरकार के दबाव से, जिसमें ए सूर्य प्रकाश, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार चेयरमैन के रूप में गए। वहां पर पिछली बार इन्होंने बिठा दिया किसको? नवनीत सहगल को, एक अधिकारी को। अचानक इस्तीफा दिलवाया, कब क्यों दिलवाया, कैसे दिलवाया, नहीं पता लगा। अब सारे पत्रकार मुंह बाए बैठे थे कि भैया इनको उनका नंबर आएगा, उनका नंबर आएगा, उनका नंबर आएगा। अब पता है किसको बना दिया प्रसार भारती का चेयरमैन? दर्शकों को बता देता हूं, प्रसून जोशी को। प्रसून जोशी वो सेंसर बोर्ड के शायद अध्यक्ष थे अभी, और बड़ा अच्छा गाना वाना लिखते हैं, गीत वीत लिखते हैं। तो जिस टेलीविजन चैनल को, सरकारी चैनल और रेडियो को, जिनको आदेश देना है, जहां पे बड़े बड़े पत्रकार मुंह लटकाए बैठे हुए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जीव ललचाए बोलते हैं, क्या बोलते हैं शिव जी, वो नजर गड़ाए बैठे थे कि प्रसार भारती के चेयरमैन की कुर्सी मिलेगी। मोदी जी ने कह दिया, अरे ठीक है ठीक है, आप जो चमचाई करते रहते हो करते रहो, लेकिन मुझे पत्रकार वत्रकार नहीं चाहिए ये दूरदर्शन पे, सरकारी टेलीविजन चैनल पे। मुझे तो वही चाहिए जो पूरी तरह से नतमस्तक हो। तो पहले ही तो भक्तों को बधाई, और पत्रकारों के दुख में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ हूं। और अब बड़ी खबर पे, एक पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आ गया है शिव जी, इंटरनल रिपोर्ट आई है। और उस इंटरनल रिपोर्ट ने भाजपाइयों को चौंका दिया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह चौंक गए हैं। हालत यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है। और वो इंटरनल रिपोर्ट, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है कायदे से, अगर मैं आपको बताऊं तो 24 और 12, 36-37 घंटे, 40 घंटे का पूरा खेल बचा हुआ है। कई बूथों पर पुनर्मतदान हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर जो इंटरनल रिपोर्ट आई है, उस राजनीति पर, उस इंटरनल रिपोर्ट पर कैसे हंगामा मचा हुआ है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। और ये रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। और कैसे नींदें उड़ गई है, और फिर कैसे अमित शाह ने सुनील बंसल को फोन किया, और पश्चिम बंगाल में सुनील बंसल जो मौजूद है वो क्या कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव जो मौजूद है वो क्या कर रहे हैं। और सुनील बंसल तमाम लोग जानते हैं, यूपी के चुनावी जीत के वो भी रणनीतिकार माने जाते हैं। कायदे से वो भी चाणक्य कहे जाने चाहिए, लेकिन बड़े वाले चाणक्य अमित शाह है, तो इसलिए उनको चाणक्य नहीं कहा जाता। लेकिन इस रिपोर्ट की एक बड़ी खबर, असली खबर, सच्ची खबर, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो सर्वे एजेंसी थी वो किस बात पर सर्वे लाई करके। सबसे पहले सर्वे करने वाले दो लोग थे। देशमुख साहब थे, एक गुप्ता जी थे। तो ना तो इस बार गुप्ता जी लेके आए कुछ और ना लेके आए देशमुख साहब। गुप्ता जी ने जब 4 राज्यों का सर्वे प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि ये बंगाल का सर्वे हम कल प्रस्तुत किए करेंगे। और सुबह उठे और उन्होंने ये कह दिया कि हमें बंगाल के लोगों ने कुछ बताया नहीं, 70% लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं, इस लिहाज से हम सर्वे को ओपन नहीं करें। अब इसमें 2 सवाल खड़े हो गए संतोष जी। क्या उस सर्वे में टीएमसी जीत रही थी और सर्वे बीजेपी के मंशा का दिखाना था, तो फिर रोना पड़ता। एक बार रो चुके हैं तो उन्होंने रोना मुनासिब नहीं समझा। 2024 की तरह उन्होंने अपना सर्वे स्टे करना मुनासिब समझा। अब कुछ और सर्वे एजेंसी थी, उन्होंने सब कुछ कर दिया। आपको याद होगा कि बहुत समय पहले, सबसे पहले सर्वे का काम प्रणब राय ने शुरू किया था।
इंडिया टीवी से, और प्रणव राय साहब नहीं, प्रणव राय इंडिया टीवी नहीं, एनडीटीवी शिव से, जी एनडीटीवी से। एनडीटीवी से। और फिर जब उन्हें लगा कि ये एनडीटीवी में हम जो सर्वे कर रहे हैं, और उनका जब सर्वे फ्लॉप हुआ, तो उन्होंने उसी दिन कसम खा ली कि अब ये सर्वे हम नहीं करेंगे। फिर 2000 के बाद फिर सर्वे ने गति पकड़ी, और 14 से तो इतनी गति पकड़ गया है कि हारे जीते कोई, हर सर्वे में आपको बीजेपी जितानी है। अच्छा, जीत गई तो बल्ले बल्ले, हार गए तो कोई बात नहीं, कोई किसी पर सवाल नहीं। अब यही सर्वे बंगाल में पिछले 3 दिन से चल रहा है, जबकि स्थानीय सर्वे, लोकल रिपोर्ट्स जो आज छपी है, जिसकी आप अभी चर्चा करेंगे, इस सब की रिपोर्ट सुनकर बीजेपी में हड़कंप मच गया, माथा ठनक गया है कि ये क्या है। अंदर की बात बताएं संतोष जी, 100 विधानसभा सीटें हैं 4 जिलों। एक चीज मुझे जोड़ने दीजिए, नहीं मैं एक चीज जोड़ देता हूँ, ये बड़ा दिलचस्प है शिव जी। आप 2013-14 पे चले गए, 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी का सद्भावना उपवास पर बैठना, मंच पर एक मुस्लिम व्यक्ति का टोपी लेकर जाना, नरेंद्र मोदी का पहनने से इनकार करना, उसके बाद उस समय फेसबुक और ट्विटर पे एक अभियान चले जाना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का अभियान चलाना कि मोदी होगा, मोदी होंगे, मोदी आएंगे, तभी देश में सरकार बनेगी। उस समय में न्यूज एक्सप्रेस में हुआ करता था, और एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार आए थे वहां संपादक बन के, हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर। और आज के कई बड़े नाम जो है उस स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हो गए थे, ये कहते हुए कि हमें इतना दे दो, हम तो सर्वे आपके पक्ष में कर देंगे। तो पता लगा कि उस समय जो मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया जा रहा था, उसमें इन सर्वेयर एजेंसी का बहुत खेल था। तो खैर, किसी पे मंचा पे सवाल नहीं उठा रहे हम, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन था और उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। मैं खुद बीजेपी कवर करता था, मैं बीजेपी के नेताओं से पूछ रहा था, बड़ी मुश्किल से रविशंकर प्रसाद टिकटॉक देने को तैयार हुए थे, इंटरव्यू देने को तैयार हुए थे, और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि पूरा चलाना पड़ेगा। हमने कहा पूरा चलाएंगे। तो वो मंचा पे सवाल उठाते रहे, ये हो गया, वो हो गया, कांग्रेसी विचारधारा के संपादक आए हैं आपके यहाँ, तमाम चीजें कही, लेकिन उस स्टिंग ऑपरेशन के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोलझाल था। ये रही मोदी की लोकप्रियता। दो चीज और बता देता हूं कि जब से वोटिंग खत्म हो गई है, तब से वोटिंग खत्म होने के बाद आप देखिए कि सुनील बंसल क्या कर रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद पिछले 2-3 दिन का बताता हूं, कोलकाता में पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ये कहा गया कि क्या बोलना है। फिर सिलीगुड़ी में जाके नेताओं के साथ बैठक की, और कल जो है कोलकाता में नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना एवं कोलकाता महानगर, यानी जिले वाइज 3-4 जिलों को क्लब करके, 3-4 इलाकों को क्लब करके वो बैठक ले रहे हैं। इसका मतलब चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठीक नहीं जा रही है शिव जी। तो मैं तो ये बता रहा था कि सर्वे की रिपोर्ट देखकर जो घबराहट पैदा हुई है, उस पर क्या कहा जाए। क्या रिपोर्ट है संतोष जी जिससे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, और अगर इतनी सीटें टीएमसी ने जीत ली तो फिर क्या जवाब दे पाएंगे। अब आते हैं सीधे, दर्शकों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, बस दो चीजें बता देता हूं। पिछली बार 2021 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी, जिसको तोड़ सकते थे तोड़ लिया, जिसको ला सकते थे उसको ला दिया, गोदी मीडिया का इस्तेमाल कर दिया, और पूरी की पूरी मीडिया, पूरे के पूरे सर्वे जो है शिव जी 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे थे। और जब नतीजा आया तो क्या आया कि बीजेपी 3 सीटों से बढ़कर 77 तो पहुंच गई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई, और ममता बनर्जी भी 211 से 4 सीटें बढ़ गई, यानी 215 पे पहुंच गई। और दोनों गठबंधन के बीच में जो मत प्रतिशत का आंकड़ा था शिव जी, इस एसआईआर अभियान का आंकड़ा याद होगा, दर्शकों को याद होगा, मैं तो कहूंगा कि दर्शक जाकर देखे, दोनों के बीच में जो मत प्रतिशत का अंतर था 10% से थोड़ा ज्यादा था। और एसआईआर अभियान में कितने प्रतिशत वोट काटे गए शिव जी? उसी के आसपास है। तो अब बीजेपी को लगा कि उनको जीत हासिल होने वाली है, लेकिन अब इंटरनल रिपोर्ट आ गई, और उस इंटरनल रिपोर्ट ने कई तरह की चीजें एक तरह से खलबली मचा दी है। और मैं बता दूं कि वो इंटरनल रिपोर्ट क्या कहता है। द वॉल एक मीडिया रिपोर्ट है, इसके मुताबिक जो पूरी तरह से जो उनका इंटरनल सर्वे आया है,
43 विधानसभा सीटें हैं। वो 43 विधानसभा सीटें बहुत कुछ डिसाइड करेगी। और ये जो 43 विधानसभा सीटें हैं, इसको ग्रे जोन में रखा है ममता बनर्जी की पार्टी ने। यानी इन 43 विधानसभा सीटों पर जीत हार का जो मार्जिन होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। और इसीलिए ध्यान दीजिए, अमित शाह आखिरी समय तक डटे रहे, ममता बनर्जी वोटिंग वाले दिन उतर गई, चुनाव आयोग के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोलते हुए उतर गई, बीजेपी चुनाव आयोग को बचाते हुए नजर आई। क्यों? क्योंकि ये 43 सीटें जो है, इस पर जीत हार का अंतर 2000, 4000, 5000, 10,000, कहीं हो सकता है 100 भी हो, 200 भी हो, 300 भी हो, 400 भी हो। ये 43 सीटें जो है वो बहुत कुछ तय करेगी। और ये जो इंटरनल रिपोर्ट जो बता रही है कि अभिषेक बनर्जी, जो 2 इंटरनल रिपोर्ट जो इन्होंने की है, हालांकि कई एजेंसियों को हमने देखा आईपैक के साथ इन्होंने क्या हालत कर दी थी, लेकिन जो इनकी इंटरनल रिपोर्ट है वो 2 इंटरनल रिपोर्ट है। और कालीघाट और कैमक स्ट्रीट, ये 2 इंटरनल रिपोर्ट है। उसके बारे में भी ज्यादा बता देता हूं। अभिषेक बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, के नेतृत्व वाले कैमक स्ट्रीट कैंप का सर्वे कालीघाट से भी कहीं ज्यादा उत्साहजनक है। कालीघाट पे भी आऊंगा। ये सर्वे बताती है कि तृणमूल कांग्रेस के पास अगर ये 43 सीटों में से ज्यादातर सीटें वो जीत लेती है तो 209 से 229 सीटों के बीच में आएगा। ये आंकड़ा वही पहुंच रहा है आज से 10 साल पहले वाले चुनाव में 211, और फिर जी संतोष जी, 4 जनपद हैं बंगाल के। पहला साउथ परगना, दूसरा नॉर्थ परगना, तीसरा मुर्शिदाबाद और चौथा है मालदा। इन चारों जिला में जो सीटें हैं वो 98 हैं। और इन 98 सीटों में अभी बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें थी। इस बार यानी हम बात करें तो ममता बनर्जी जो चुनाव लड़ रही हैं बंगाल में, वो 90 सीट से लड़ना शुरू कर रही हैं। बिल्कुल। और बीजेपी 0 से। अब ये 100 सीटें उधर अलग कर दो तो सीटें बचती हैं 194। यानी 200 सीटों में से बीजेपी को जीतनी है 148 सीटें। और ममता बनर्जी को जीतनी है 200 सीटों में से सिर्फ 55 सीटें। 100 उनकी हो गई 90, इधर 60 और मिली 165 हो गई। अब इस गुणा गणित को भी समझने में कौन से लोग नाकाम दिख रहे हैं? मैं नहीं इस पर कहता। मैं मानता हूं कि मुस्लिम मतों का 75% वोट ममता बनर्जी को मिला और टोटल हिंदू मत हैं उसमें से बीजेपी को 50% मिला है और ममता बनर्जी को 36% मिला है, तो भी जीत हो रही है। ये आंकड़े तो बीजेपी के लोग दे रहे हैं। नहीं, और वो बीजेपी के लोग। सवाल ज्ञानेश कुमार पर है कि वो अपनी परीक्षा में पास होंगे या फेल, उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण, ये सवाल जरूर है। नहीं, आपने जिन जिलों के नाम लिए, बंसल साहब भी तो उन्हीं जिलों पे लगे हुए हैं ना शिव जी। आज जो कल जो उन्होंने मीटिंग की थी बंसल साहब ने, वो उन्होंने कोलकाता में बैठक की और कहां के नेताओं को बुलाया था। 24 नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और कोलकाता महानगर। फिर उससे पहले वो सिलीगुड़ी में जाके अलग से बैठक कर चुके थे। उससे पहले वो वोटिंग के बाद अलग से बैठ कर चुके थे। बीजेपी दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के टॉप के बड़े नेता जब मध्य प्रदेश में हारे थे 2018 में, तो हम लोगों ने पूछा कि आप लोग कह रहे थे कि हम तो जीत रहे हैं। उस समय भी ये अपर कास्ट के मतदाताओं का था, तो मैंने ऐसे ही कहा था कि भाई अपर कास्ट नाराज है ब्राह्मण आपसे। तो चुनाव से पहले हंसते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण नाराज है तो जाएगा कहां मध्य प्रदेश का ब्राह्मण। और मध्य प्रदेश गुजरात से पहले भाजपा की प्रयोगशाला माना जाता था शिवसेना। हमने कहा ठीक है। चुनाव के बाद जब हार गए तो आए बैठे थे हम लोग, तो मैंने पूछा कि हो गया खेला? तो कह रहे यार एक बात बताओ पाठक जी, मतलब क्या चाहते हो कि हम वोटिंग के टाइम ही कहते कि हम हार रहे हैं? हम तो जब तक फाइनल नतीजा नहीं आएगा, अपोजिशन वाले को जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, तब तक हम यही कहते रहेंगे कि हम जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। वही कहते रहेंगे। आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को देख लीजिए, तो इसलिए वो अभी भी वही कह रहे हैं। और दिक्कत है कि सर्वे एजेंसी, आपातकाल के टाइम में एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा पेज खाली छोड़ दिया था, बिना लिखे उसने सरकार के सामने अपना विरोध जता दिया था। क्या पता ये भी बिना सर्वे इन्होंने वापस लेके अपना विरोध जता रहे हैं सरकार के सामने कि मैं प्रेशर नहीं झेल पा रहा हूं आपका। हालांकि सच क्या है मुझे पता नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन
ये सर्वे वालों की मजबूरी समझिए, जब ये कोई कहता है कि 8% मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट दिया होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या सोचकर कहते हैं, कैसे सोचकर कहते हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ दुविधा की स्थिति है। लेकिन इस इंटरनल रिपोर्ट के बारे में भी जरा विस्तार से बता देते हैं, ताकि जनता 4 मई को ये तय कर लेगी कि भैया किसकी साख बची है, किसकी साख नहीं बची है। ये जो रिपोर्ट कह रही है, ये द वॉल मीडिया की रिपोर्ट है, कैमक स्ट्रीट कैंप का सर्वे है, और ये बता रहा है कि टीएमसी 209 से 229 सीटों के बीच, और मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र जैसे कि मुर्शिदाबाद में है, वहां बम्पर जीत होने वाली है। 17 सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिलेगी। बीरभूम जैसे जिलों में भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिलने जा रहा है। कैमक स्ट्रीट के मुताबिक साइलेंट वोटर, खासकर महिला मतदाता है, ममता बनर्जी के साथ पूरी तरह से खड़ी नहीं है। और हुगली में 18 में से 15 सीटों पर टीएमसी जीत रही है, चूंकि यहाँ पे पार्टी ने 10 सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट न देकर नए चेहरों पर विश्वास जताया था। और एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए जो ममता बनर्जी का फैसला था, ये एक बड़ा फैसला था। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना, इस बार भी तृणमूल कांग्रेस वहां पर जीतती नजर आ रही है। 11 सीटों में से 10 पर टीएमसी की एक तरफा जीत हो रही है। दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में से 30 सीटें, 31 में से 30 सीट जीत, ये रिपोर्ट बता रही है तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा रही है। हावड़ा जिले में भी 16 सीटें टीएमसी के पास जा रही है, बीजेपी के पास 0 सीटें आ रही है। अल्पसंख्यक वोटों, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले जो कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ हुआ करते थे, वहां भी मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम ममता बनर्जी के साथ नहीं खड़े होंगे तो शायद नहीं नहीं बीजेपी नहीं, चुनाव जीत जाएगी। संतोष जी, मैं एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दूं कि फलता विधानसभा, जिस पर बड़ी चर्चा थी, जहां आईपीएस अजयपाल शर्मा का सवाल उठा था, वहां पुनर्मतदान पूरी विधानसभा में हो सकता है। चुनाव आयोग जल्द इस पर फैसला सुनाएगा। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज है कि फलता का विधानसभा चुनाव पर बातचीत जारी है। चुनाव आयोग के पास सभी रिपोर्टें पहुंच गई हैं। अब देखना यह है कि अब चुनाव आयोग इससे क्या फैसला सुनाएगा। हालांकि मतगणना से पहले बीजेपी की आसनसोल में बैठक हुई है। बैठक में भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल शामिल हुए हैं। और जैसे जैसे टीएमसी की बढ़त के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी में नींद सबकी उड़ती चली जा रही है। अब धीरे धीरे जो छोटे और स्थानीय बोले पत्रकार थे, वो अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिले वाइज कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की कर रहे हैं। वैसे वैसे नींद उड़ती चली जा रही है, क्योंकि हाल बेहाल हैं। संतोष जी, देखिए, बिल्कुल हाल बेहाल है। और इससे पहले शिव जी, वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले किसी राज्य में नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल में ये करना पड़ रहा है, और इसलिए करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, कितना सच है वो तो 4 मई को पता लगेगा। उस दिन जब टीएमसी अगर जीतती हुई नजर आएगी इस तरह के मार्जिन से, 200 से ज्यादा सीटों के मार्जिन से, और जैसे 43 सीटें, हालांकि मेरा ये अपना मानना है कि थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि करीब 80 से ज्यादा सीटें होंगी जहां बहुत टफ फाइट होगा। आप देखेंगे पहले राउंड में कोई और आगे होगा, दूसरे में कोई और आगे हो जाएगा, तीसरे में कोई और आगे हो जाएगा। और जब भी इस तरह की टफ फाइट चलती है और उसमें टीएमसी आगे होती हुई नजर आएगी, तो वाराणसी 2024 को याद कर लीजिएगा। कुछ राउंड की गिनती के बाद बताना ही बंद कर दिया गया था कि गिनती का अपडेट क्या है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। क्या बीजेपी ये बैठक ये इसलिए तो नहीं कर रही कि हर काउंटिंग सेंटर पर इस तरह का माहौल बनाकर रखा जाएगा? मुझे लग रहा है कि मतदान के दिन भले ही बहुत ज्यादा हंगामा ना हुआ हो शिव जी, लेकिन काउंटिंग वाले दिन शायद बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। ये इलाके इलाकों में जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं का बैठक करना ये बता रहा है कि वो कुछ शायद अलग तरह की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूं, पश्चिम बंगाल की जनता जिसके साथ खड़ी होती है, पूरी तरह से साथ खड़ी होती है। और जिसकी भी सरकार बने, आप ये तय मानकर चल लीजिए कि 200 से ऊपर सीटें तो उनके पास होगी होगी। लेकिन ये जो इंटरनल रिपोर्ट में एक खास चीज जो मेरी नजर में आ रहा है, कि जहां लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, जहां कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जहां कांग्रेस और लेफ्ट को मुसलमानों का वोट मिला करता था, इस बार मुसलमानों को लगा कि हमारा वोट बटेगा तो फिर शायद बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। तो आप ये तय मानकर चल लीजिए कि ओवैसी की पार्टी को भी वोट नहीं मिला है मुसलमानों का, हुमायूं कबीर की पार्टी को भी वोट नहीं मिला है। और अगर मुसलमान एकजुट होकर ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए हैं, तो फिर 200 से ऊपर पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि महिला, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। और हिंदुओं का भी एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा है। तो मोटे तौर पर ये 200 से ऊपर की यात्रा जरूर दिखाती हुई नजर आ रही है शिव जी।
चलिए अब दर्शकों के ऊपर छोड़ेंगे कि अब ये जो बीजेपी की नींद उड़ रही है इससे आप कितना सहमत हैं। बाकी तो हम 4 तारीख को ही मोहर लगाएंगे किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि सरकार फूल पत्ती की बननी है, चाहे फूल की बने चाहे पत्ती की बने, इसके अलावा किसी की नहीं बनेगी। तो फूल पत्ती में यह तय करना है किसकी बनेगी सरकार, और आपके हिसाब से क्या है आपका आकलन, हमें जरूर बताइए। हमें फिलहाल आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। आज हमने आपको वो अंदर की फाइनल रिपोर्ट आपको दिखाई है और बताई है। तो ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन बटन दबाते रहें और हमारी आर्थिक मदद भी करने के लिए तत्पर रहें। हमें उम्मीद रहेगी कि ऐसी बेखौफ और सच्ची खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारा समर्थन भी करेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।